बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28वीं आईनी तरमीम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? 28वीं आईनी तरमीम का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल है और ज़ाहिर बात है जितनी भी आईनी तरमीम होती हैं उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकली होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो पावर पॉलिटिक्स की जानब ज़्यादा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कम है। बहरहाल जो भी इसकी ट्रफ्स एंड क्रॉन्स हैं या जो भी इसके रिपरकशंस हैं उनसे बालातर होकर या उनको एक साइड पे रखकर, क्योंकि वो जज करना जो है वो अवाम का काम है कि वो इसको किस तरह जज करती हैं, लेकिन बात यह है कि 28वीं आईनी तरमीम वो क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए तरमीम जो है वो लाना ज़रूरी है। सबसे पहले एज ऑफ वोटर। अब आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर आप देखें तो हर पाकिस्तानी सिटीज़न जो कि पाकिस्तानी सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के तहत जो है वो सिटीज़नशिप का हकदार होता है, तो वो जो है वोट डालने का भी हकदार होता है। वोटर की कोई अलहदा से डेफिनीशन मौजूद नहीं है, लेकिन अब जब ज़ाहिरी बात है जब 13 करोड़ वोटर जो हैं वो एक मखसूस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी 18 से लेकर 25 साल तक, तो 27 या 28 करोड़ लोगों में अगर 13 करोड़ ऐसा वोटर हो जो एक ही मकतब फ़िक्र से हो या उनका मेंटल लेवल साइकोलॉजिकल लेवल एक ही हो और वो एक ही चीज़ से फैसिनेट हो रहे हैं या एक ही चीज़ की तरफ से वो माइल हैं, तो वो किसी मखसूस ग्रोह या जो है इन पावर या आउट ऑफ पावर लोगों के लिए जो है वो ज़ाहिरी बात है ख़तरे की अलामत है। तो बेसिकली 18 से 25 साल की उम्र के दरमियान जो लोग हैं उनको जो है शायद जो बताया जा रहा है, जितनी चहमगोइयाँ हैं या जो एलेज किया जा रहा है कि 18 से 25 साल की उम्र के लोगों को उनके मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल की बुनियाद के ऊपर जो है उनको राइट ऑफ वोट से शायद जो है वो महरूम किया जाए, और उसके लिए ज़ाहिर बात है उनको वोटर की एक डेफिनीशन जो है उनको डालनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि वोटर की क्या डेफिनीशन होगी। एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वुड बी एलिजिबल टू वोट, बट मे बी कि उसको ये सब्जेक्ट टू उसकी एज कर दें कि जी उसकी एज जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान ना हो। अब दूसरी जो बड़ी ज़रूरी अमेंडमेंट है इसी के साथ जो है जुड़ी हुई अमेंडमेंट है, वो ये है कि सूबे जो है ना, जो कि 5 एंटिटीज़ हैं अभी और 5 असम्बलियाँ हैं, और वहाँ से फिर जो है ना उन 5 असम्बलियों के अलावा एक नेशनल असम्बली है और इसी तरह उन 5 असम्बलियों से फिर जो है सेनेट जो है वो उठ कर आती है। तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को चेंज करना जो है वो मकसूद है। हम चूँकि कानूनी राय या कानूनी ऑब्जर्वेशन के एतबार से हम जो है ना हर चीज़ को परखते हैं, तो उनका जो चेंज करने वाला माइंड है उसका शायद माइंड ये है कि जी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल केपी है, अब केपी में लोअर केपी अपर केपी अगर ये 2 सूबे बन जाएंगे तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो कि अब हाइब्रिड सिविल इस्टेब्लिशमेंट जो जिसकी बुनियाद काफ़ी अरसे से रख दी गई है, हाइब्रिड सिविल इस्टेब्लिशमेंट जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड लोग हैं, तो बेसिकली एक हाइब्रिड सिविल इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। तो उसके लिए उस आधे एरिया को संभालना या उसको मैनेज करना जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा और पॉलिटिकली उसका जो है किसी भी ख़ास ग्रुप को फ़ायदा देना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें सिंध में कराची है, अगर उसको आप दीगर कराची से अलहदा कर दें और उसके बाद दीगर जितना भी सिंध है उसको आप जो है ना साउथ और वेस्ट में या अपर और लोअर में अगर उसको आप डिवाइड करें तो ये 3 सूबे जो है बन सकते हैं। पंजाब है, पंजाब में ज़ाहिर बात है साउथ और जो है वेस्ट है। तो इसी तरह जो है फिर गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे मैदानी एरिया और पहाड़ी एरिया
केपी में मर्ज्ड एरिया को अलहदा किया जा सकता है, तो केपी में भी 3 सूबे बन सकते हैं। तो ये अगर इस तरह से ज़ाहिर बात है कि इस तोड़ फोड़ का या इन एंटिटीज़ को एक्सटेंड करने का या इनको ज़्यादा करने का फ़ायदा तो होगा, इसमें शक नहीं है, क्योंकि उन एरियाज़ में अगर प्रॉपर सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो और उनका प्रॉपर उनके वसाइल के मुताबिक उनको उनका हक दिया जाए, तो ज़ाहिर बात है उस एरिया, जब वो ये एरियाज़ छोटे होंगे और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट सिविल इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको मैनेज करना भी आसान होगा। तो इन द गुड फेथ अगर वो मैनेज होंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ के लोगों को इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा होगा, वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग ठीक होगी। लेकिन उसका जो पॉलिटिकल जो फ़ायदा है वो भी हासिल किया जाना, इन सेंस ऑफ मैनिपुलेशन, इन सेंस ऑफ मनूवरिज्म जो है उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी दुरुस्त है कि अगर वो इन एरियाज़ को इन गुड फेथ पॉलिटिकली जो है इनको अगर आप इनको अलहदा करते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर उन एरियाज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रू स्पिरिट में आएंगे तो वो जो है ना उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी जो है बहुत ज़बरदस्त होगी और उनको ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो दोनों साइड पे जो है फ़ायदा है और नुकसान भी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एज लिमिट जो है ना वो क्रूशल है। तो 28वीं आईनी तरमीम में ये 2 चीज़ें तो इंतहाई ज़रूरी हैं जिनको करना जो है पॉलिटिकल रिजीम चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आ रही है जो है आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हद तक जो है उसको ख़त्म करना। प्रोविंशियल असम्बलीज़ को ख़त्म करने के लिए वो ज़ाहिर बात है जो है इन सब को जब छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इन छोटे यूनिट्स से डायरेक्ट जो है ना जो वोटिंग होगी वो सेनेट पे होगी और जो सेनेट का चेयरमैन होगा ही वुड बी द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को जो है तमाम इख्तियारात जो है वो तफवीज़ होंगे, जस्ट लाइक इन द टाइम ऑफ द फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कि उसने जो है 1 यूनिट डिक्लेयर कर दिया था तमाम मुल्क को और उसके बाद जो है तमाम मुल्क से वोटिंग सेनेट के लिए होती थी और सेनेट का जो चेयरमैन होता था ही वुड हैव टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो ये जो 2 तरमीमें हैं इसका मकसद यही होगा कि आगे जो है चलकर जो सेनेट के जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए और पार्लिमानी स्ट्रक्चर से इसको प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाए। अब जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर बात है वो है कि इसमें जो ये जो 28th अमेंडमेंट है इसमें ज़ाहिर बात है ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसको अमेंड करना जो है ये भी 28th में या 29th में भी हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है। और इसमें जो आखिरी जो सबसे बड़ी वो है कि जब ये जितने भी अगर ये लोग एंटिटीज़ बनाते हैं इन सूबों को और कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरीज़ ऑफ पाकिस्तान जो है जो कि डिफाइंड हैं 5 है, अगर वो उस आर्टिकल को भी अमेंड करके टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान को रीडिफाइन करते हैं तो बेसिकली रीडिफिनीशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान के बाद जो एक चीज़ और होगी वो ये होगी कि जो 18th अमेंडमेंट है जिसमें जो है टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान को उनके जो वसाइल हैं उनकी रिबेट या उनकी जो हिस्सा है वो उनको मिलना होता है, तो उसको भी शायद फिर जो है ना जब ये 1 यूनिट इसको तस्वर करेंगे आफ्टर रीएलोकेशन एंड रीडेफिनीशन ऑफ द होल यूनिट्स ऑफ द पाकिस्तान या टेरिटरीज ऑफ द पाकिस्तान, तो जो 18th अमेंडमेंट है उसको भी किसी तरीके से अमेंड किया जाएगा और मेरी दानिश में जो सूबों के जो हकूक़ या वसाइल में से जो उनका हिस्सा है तो शायद जो है उसको भी रिट्रीव किया जाएगा और तमाम वसाइल का जो हक है ज़ाहिर बात है फेडरेशन को ही दिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद शायद जो उनका हिस्सेस है वो जो प्रोपोर्शनेट हिस्सेस है वो शायद जो है ना उसको भी वापस ले लिया जाए। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड अमेंडमेंट्स हैं जो मेरी दानिश में जितना मैंने सहाफ़ियों को सुना है या आइन के मुतालिक बोलने वाले सहाफ़ियों को जो मैंने सुना है, तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि ये जो 5 एक्सपेक्टेड अमेंडमेंट्स हैं ये ज़रूरी हैं जिसके लिए जो है प्रेजेंट पॉलिटिकल रिजीम जो है इसने आगे जो है फिर एक्सटेंड होना है
अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, जितना भी जो है, जब तक अवाम जो है चाहेगी। ज़ाहिर बात है अवाम का चाहना ना चाहना ये उसमें बहुत ज़रूरी है। तो जब तक जो है ये चाहेंगे या जब तक अवाम बर्दाश्त कर सकेगी, चाहने का मुराद बर्दाश्त करना है, तो तब तक जो है इसको ये एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी लीगल ऑब्जर्वेशंस थी 28th अमेंडमेंट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।